डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम स्पीशीज डाइवर्सिटी और उसको डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू कैसे स्टडी किया जाता है, जिनको कि हम डाइवर्सिटी इंडेक्स बोलते हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इवननेस, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जहाँ पे मैंने स्पीशीज डाइवर्सिटी को डिस्कस किया था और क्या क्या फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी और उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किसी भी कम्युनिटी में जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है या एवननेस है, उसको स्टडी कैसे किया जाता है। तो किसी भी स्पीशीज डाइवर्सिटी को जब भी आप स्टडी करोगे तो इसको स्टडी करने के 3 तरीके हैं। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उसको सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर आप उसको स्टडी करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे एक प्लॉट स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं रैंक अबेंडेंस प्लॉट। तो रैंक अबेंडेंस प्लॉट के थ्रू हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक कंपैरेटिव स्टडी में तो फिट बैठ जाता है कि आप 2 कम्युनिटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कंपेयर कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो एक मैथमेटिकल आउटपुट है कि आप उसको अगर एक मैथमेटिकल वैल्यू देना चाहते हो कि इसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी x है, इस कम्युनिटी की स्पीशीज डाइवर्सिटी y है, तो उसके लिए आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है जहाँ पे कोई वैल्यू दी जाती है स्पीशीज डाइवर्सिटी को, जबकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक ग्राफिकल पैटर्न होता है जहाँ उसको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, बस उसको कंपेयर स्टडी किया जा रहा है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हम डिफरेंट साइंटिस्ट के इंडेक्स पढ़ते हैं, तो इसमें खास तौर से हम 3 डाइवर्सिटी इंडेक्स को स्टडी करते हैं: सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स एंड पाइलू डाइवर्सिटी इंडेक्स। एंड तीसरा जो पैटर्न है वो है क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन। क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन में हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी है। तो अगर हमें उस स्पीशीज डाइवर्सिटी की क्वांटिटेटिव वैल्यू पता करनी है, जैसे एक कम्युनिटी है x और उस कम्युनिटी में जैसे जयपुर है, जयपुर में कितनी स्पीशीज पाई जा रही हैं, तो अगर मुझे स्पीशीज की संख्या निकालनी है तो मुझे वहाँ पे क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो 2 कर्व यूज किए जाते हैं वो है स्पीशीज एक्यूमुलेशन कर्व, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, एंड दूसरा जो कर्व है वो स्पीशीज रेयरफैक्शन कर्व है, जो कि एक साइड एप्लीकेशन है। अब ये सारी चीज़ें जब हम ब्रीफ में पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल भी क्लियर चीज़ें नहीं होती कि एग्जैक्टली ये क्या है, बस थोड़ा सा एक आउटपुट हमें लग जाता है। तो हम जो है इनको इंडिविजुअली 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि किस पैटर्न से स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इवननेस को कैसे स्टडी किया जाता है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी, जैसा कि स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है उसका सिंपल मीनिंग है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए कम्युनिटी, कि एक कम्युनिटी में कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं, वो स्पीशीज डाइवर्सिटी है। जैसे ये मान लो एक सिटी है जयपुर, और इस जयपुर में मान लो 4 स्पीशीज पाई जाती हैं, A, B, C एंड D। तो ये इसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी वैल्यू ऑफ जयपुर विल बी 4। अब इन चारों स्पीशीज के बीच का जो डिफरेंस है वो जितना कम होगा, स्पीशीज इवननेस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इवननेस का मतलब होता है डिफरेंट जो स्पीशीज उस कम्युनिटी में पाई जा रही हैं उनके बीच कितना इवन वैल्यू है, कितना डिफरेंस कम है। और डिफरेंस कम होने का मतलब है कि इवननेस वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अगर मान लो जयपुर में स्पीशीज A बहुत ज़्यादा है, B, C, D बहुत कम है, इनका डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है, तो स्पीशीज इवननेस वैल्यू वहाँ पे कम मानी जाती है। तो स्पीशीज की जो संख्या है किसी कम्युनिटी में, उनका आपस का जो डिफरेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इवननेस होता है। अगर ये डिफरेंस कम है तो इवननेस वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है तो इवननेस वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पीशीज इवननेस जो होती है वो स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनका जो आपस का डिफरेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्पीशीज डाइवर्सिटी का सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा, ग्राफिकल पैटर्न स्टडी किया जाता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ कोई वैल्यू दी जाएगी, और ये तीनों के तीनों जो इंडेक्स हैं यहाँ पे 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू आती है, और
वो एक स्पीसीज डाइवर्सिटी रेशो होता है, तो उसी को हम इंडेक्स कहते हैं। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन में सपोज करो मुझे किसी एरिया में ये देखना है कि वहाँ कितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं, तो वो एक क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन है, और उसमें जो मैं कर्व यूज करूँगा वो स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व या कलेक्टर कर्व, इसी का दूसरा नाम है कलेक्टर्स कर्व, ठीक है, तो नाम से कन्फ्यूजन नहीं होना है, कलेक्टर्स कर्व, तो इसी का ये दूसरा नाम है। तो अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। तो पहले जो हम स्टडी करेंगे कि स्पीसीज डाइवर्सिटी और इवननेस को जो स्टडी किया जाता है वो किया जाता है, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैटर्न आप फॉलो करना चाह रहे हो तो वो रैंक अबंडेंस प्लॉट है। अब रैंक अबंडेंस जो प्लॉट होता है उसको कैसे स्टडी करते हैं, तो देखिए रैंक अबंडेंस प्लॉट क्या होता है, यहाँ पे दो वर्ड्स को समझिए। पहला जो वर्ड है वो है रैंक और दूसरा जो वर्ड है वो है अबंडेंस, राइट। तो ये स्वाभाविक सी चीज़ है कि रैंक का मतलब होता है सीक्वेंस, कि वो किस सीक्वेंस में है, राइट, और अबंडेंस का मतलब होता है प्रेजेंस, राइट, कि वो कितनी ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए मान लो ये कम्युनिटी है एक, ये किसी भी कम्युनिटी को आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है 4 स्पीसीज पाई जा रही हैं, सी और डी, तो इस तरीके से 4 स्पीसीज हैं। तो इसमें रैंक अगर मैं देखूं तो रैंक का मतलब होता है सीक्वेंस, तो किस स्पीसीज को मैं 1 रैंक दूंगा, जो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, तो यहाँ पे जो ए है इसको मैं 1 दूंगा, जो बी है उसके 3 मेंबर्स यहाँ पाए जा रहे हैं, इसको मैं रैंक 2 दूंगा, सी है इसके सिर्फ 2 ही पाए जा रहे हैं, इसको रैंक 3 दूंगा, और डी है उसका 1 ही पाया जा रहा है तो इसको मैं रैंक 4 दूंगा। तो ये तो हो गया रैंक सीक्वेंस की, मतलब कौन सी स्पीसीज किस सीक्वेंस में पाई जा रही है, जो सबसे ज़्यादा पाई जा रही है उसको मैं सीक्वेंस 1 दूंगा, रैंक 1 दूंगा, सीक्वेंस या रैंक। अब एबंडेंस कितनी पाई जा रही है, पहली पोजीशन पे जरूर है ए, लेकिन कितनी है, तो ए के कितने पाए गए 4, बी के कितने पाए गए 3, सी के कितने पाए गए 2, डी का कितना पाया गया 1, तो ये हो गया अबंडेंस कि कितना पाया गया, राइट। अब इस अबंडेंस को हम रिलेटिव अबंडेंस के रूप में शो करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस, तो मतलब इन सब का टोटल कर दो और ईच स्पीसीज का रिलेटिव अबंडेंस निकाल लो। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 4/10 रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ए हो गया, 3/10 ये रिलेटिव अबंडेंस बी हो गया, 2/10 ये रिलेटिव अबंडेंस सी हो गया, और 1/10 ये रिलेटिव अबंडेंस किसका हो गया डी का। तो अबंडेंस को हम यहाँ इस ग्राफ में जो प्लॉट करते हैं वो रिलेटिव वैल्यू के रेस्पेक्ट में करते हैं, और रिलेटिव अबंडेंस आप कैसे निकालोगे, टोटल जितनी भी उसमें मेंबर्स पाए जा रहे हैं उससे उस स्पीसीज के मेंबर्स को डिवाइड कर दो, आपको रिलेटिव अबंडेंस मिल जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू आ गई 0.4, इसकी वैल्यू आ गई 0.3, इसकी वैल्यू आ गई 0.2 और इसकी वैल्यू आ गई 0.1। अब इस रैंक के साथ जब आप इसका प्लॉट बनाओगे तो आपको इस तरीके का प्लॉट मिलेगा। अब मान लो आप इस प्लॉट को, आपने 2 कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हो आपने, और जब भी आप इस तरीके का प्लॉट बनाते हो आपको नीचे की तरफ डिक्रीजिंग प्लॉट मिलेगा, राइट। अब इस प्लॉट में जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि जैसे आप यहाँ पे 2 कम्युनिटी को कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे जब आप 2 कम्युनिटी को कंपेयर करोगे तो ये जो प्लॉट है ये आपको 2 इंफॉर्मेशन देगा। पहली जो इंफॉर्मेशन देगा वो देगा स्पीसीज डाइवर्सिटी का, और जो दूसरी इंफॉर्मेशन देगा वो देगा स्पीसीज इवननेस का। अब देखिए किसी भी ग्राफ से ये इंफॉर्मेशन कैसे एक्सक्लूड की जाती है, कैसे निकाली जाती है। तो ये तो हो गया रिलेटिव अबंडेंस, राइट, और ये हो गया आपका अबंडेंस रैंक, अबंडेंस रैंक कह दीजिए या रैंक कह दीजिए, ये हो गया रिलेटिव अबंडेंस। यहाँ पे अबंडेंस रैंक 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो मतलब पहली जो रैंक आएगी वो यहाँ पे वैल्यू आएगी, दूसरी रैंक यहाँ पे, तीसरी, तो इस तरीके से जितनी भी उसमें स्पीसीज पाई गई हैं उनको उनके अबंडेंस के हिसाब से जो रैंक दे दी गई है। तो रैंक तो आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, उनका रिलेटिव अबंडेंस। अब इनको कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया। जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पे पहले आप ये देखिए कि किसी भी ग्राफ से स्पीसीज डाइवर्सिटी की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तो उस ग्राफ में आप ये देखिए पॉइंट कितने हैं, जैसे एक पॉइंट तो ये है,
इस ग्राफ को मैं एक नाम दे रहा हूँ, इस ग्राफ को मैं दो नाम दे रहा हूँ, राइट। अब इस ग्राफ में, राइट, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन कर सकूँ। इस ग्राफ में ये देखिए पॉइंट्स कितने हैं, एक पॉइंट ग्राफ 1 में, मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ, ग्राफ 1 की, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, जहां भी टर्न है ग्राफ में, जहां भी थोड़ा सा टर्न है समझ लो वहां पॉइंट है। ये रहा एक पॉइंट, ये रहा और ये। तो कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, 10 है, राइट। अब कम्युनिटी 2 में देखिए, यहाँ पे पॉइंट देखिए 1 2, जहां जहां ग्राफ टिल्ट हो रहा है, घूम रहा है, राइट, 3 4 5 6। तो ग्राफ 2 में जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब कि कम्युनिटी 1 की स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा है। अब और कम्युनिटी 2 की स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, कम है। कम्युनिटी 1 में आपको 10 स्पीशीज डाइवर्सिटी वैल्यू आई, 2 में आपको 6 मिली। अब इसका सिंपल सा एक फंडा है कि जितने पॉइंट्स जिस ग्राफ में ज़्यादा हैं, जितनी बार जो ग्राफ ज़्यादा घूम रहा है, इसका मतलब वहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये कि स्पीशीज डाइवर्सिटी को आप किसी भी रैंक अबंडेंस ग्राफ से ऐसे कैलकुलेट करोगे। तो इसमें ग्राफ जो 1 है उसमें आपको पॉइंट ज़्यादा दिख रहे हैं, तो पॉइंट ज़्यादा दिख रहे हैं, पॉइंट मतलब जहाँ पे ग्राफ घूम रहा है, थोड़ा सा भी टर्न ले रहा है, तो वो एक नई स्पीशीज होती है। हर टर्न, हर पॉइंट एक नई स्पीशीज है। तो टोटल स्पीशीज यहाँ पे 10 निकल के आ गई, जबकि ग्राफ 2 में आपको सिर्फ 6 स्पीशीज मिली। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी को तो आप रैंक अबंडेंस ग्राफ से इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। अब स्पीशीज इवननेस को कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो देखिए इसका सीधा फंडा है कि दोनों ग्राफ के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को आपस में मिला दो। देखिए ये मिला दिया और इस ग्राफ में आपने ये मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर मैं दूसरा ले रहा हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा सा ये ग्राफ। तो आप ये देखिए दोनों पॉइंट्स, दोनों ग्राफ के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिलाने पे, जैसे ग्राफ 1 का मैंने फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, उसी ग्राफ का फर्स्ट और लास्ट मिलाना है आपको, और लाइन खींच दीजिए। तो ग्राफ 1 का जब मैंने फर्स्ट और लास्ट मिलाया तो मुझे एक लाइन मिली। वैसे ही ग्राफ 2 का जब मैंने फर्स्ट और लास्ट मिलाया तो मुझे एक सीधी लाइन मिली। अब ये देखिए स्लोप किसका ज़्यादा है, कम्युनिटी 2 का स्लोप ज़्यादा है। तो कम्युनिटी 2 का जो स्लोप होता है रैंक अबंडेंस ग्राफ में, जो स्लोप होता है वो जो है स्पीशीज इवननेस को बताता है। तो अगर स्लोप ज़्यादा है, राइट, तो स्लोप जो है वो स्पीशीज इवननेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्पीशीज इवननेस। तो रैंक अबंडेंस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीशीज इवननेस के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, कम्युनिटी 2 का। तो यहाँ पे स्लोप, तो स्पीशीज इवननेस, स्पीशीज 2 की जो स्पीशीज इवननेस है वो क्या हो जाएगी, लो। जबकि यहाँ पे स्लोप कम्युनिटी 1 का जो स्लोप है वो स्लोप जो है वो लो है, और लो स्लोप होने से स्पीशीज इवननेस वैल्यू जो है वो क्या हो गई, हाई हो गई। तो इस तरीके से आपने यहाँ से स्पीशीज डाइवर्सिटी का भी इंफॉर्मेशन निकाल लिया और स्पीशीज इवननेस का भी निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि रैंक अबंडेंस ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से उसको प्लॉट किया जाता है, और स्पीशीज डाइवर्सिटी और स्पीशीज इवननेस का जो इंफॉर्मेशन है वो रैंक अबंडेंस कर्व से कैसे एक्सक्लूड किया जाता है, राइट। एक चीज़ और, कभी कभी बच्चे जो हैं वो स्लोप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किसी भी स्लोप को कैसे पता करें कि स्लोप ज़्यादा है या स्लोप कम है। तो देखिए एक सिंपल सा एक लॉजिक है कि किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप पता करना है तो उस लाइन के ऊपर बैठ जाइए। जैसे मैं यहाँ बैठ गया तो जिधर से गिरने की संभावना ज़्यादा हो उसका स्लोप ज़्यादा है। जैसे मैं यहाँ बैठूँ और मैं इस ग्राफ पे बैठूँ तो किधर से जल्दी गिरूँगा, मैं इस लाइन से जल्दी गिरूँगा। तो इसका मतलब ग्राफ 2 का जो स्लोप है वो ज़्यादा है, ग्राफ 1 का स्लोप कम है। ये एक सिंपल तरीका है स्लोप कैलकुलेट करने का, राइट। तो यहाँ पे स्पीशीज जो डाइवर्सिटी है
उसमें रैंक अबंडेंस जो कर्व है उससे स्पीसीज डाइवर्सिटी और स्पीसीज एवननेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि इस ग्राफ से आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी और स्पीसीज एवननेस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो उन दोनों को कंपेयर करके किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो कि इस कम्युनिटी की स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इस कम्युनिटी की स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। तो इस ग्राफ में जो कम्युनिटी 2 है, ये जो है यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी और एवननेस कम है, जबकि कम्युनिटी 1 में स्पीसीज डाइवर्सिटी और एवननेस ज़्यादा है, जो कि अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से आप कंपेयर स्टडी तो कर सकते हो। रैंक अबंडेंस ग्राफ में आपने देखा कि आप कंपेयर स्टडी तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई वैल्यू देना चाहो तो वो वैल्यू आप उतना एक्यूरेट वैल्यू यहाँ से निकल के नहीं आएगी। तो कंपेयर स्टडी के लिए ग्राफिकल मीडियम जो है वो रैंक अबंडेंस ग्राफ प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन कई वैज्ञानिकों को ये आवश्यकता महसूस हुई कि मैथमेटिकल स्टडी जो है, एक कोई मैथमेटिकल वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। तो इसी के लिए फिर बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने डाइवर्सिटी इंडेक्स कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की, जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी को एक मैथमेटिकल वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में जो डाइवर्सिटी इंडेक्स, देखिए डाइवर्सिटी इंडेक्स कहते हैं कि जब आप स्पीसीज डाइवर्सिटी को मैथमेटिकल वैल्यू के रूप में अगर आप पढ़ो तो वो डाइवर्सिटी इंडेक्स है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला डाइवर्सिटी इंडेक्स आप पढ़ते हो वो है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स। देखिए सिम्पसन्स जो है डाइवर्सिटी जो इंडेक्स है, इसमें 2 डाइवर्सिटी इंडेक्स आते हैं, राइट। ये अक्सर हम कंफ्यूज भी होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सिम्पसन्स डाइवर्सिटी जो इंडेक्स है, इसमें 2 वैल्यू, 2 कंसेप्ट आप पढ़ते हो। पहला है सिम्पसन्स इंडेक्स, राइट। तो सिम्पसन इंडेक्स जो है एक अलग चीज है, और सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी अलग चीज है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों चीजें एक दूसरे से अलग हैं। सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर आप 2 तरीके के कंसेप्ट पढ़ते हो। पहला है सिम्पसन्स इंडेक्स, जिसको आप कैपिटल D से शो करते हो। दूसरा है सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, जिसको आप 1 - D से रिप्रेजेंट करते हो, राइट। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो, तीनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं। अब ये सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर आप 2 कंसेप्ट पढ़ते हो, सिम्पसन्स इंडेक्स और सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। दोनों ही टर्म जो हैं वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सिम्पसन्स इंडेक्स क्या है। तो पहले सिम्पसन्स इंडेक्स को समझिए। सिम्पसन्स जो इंडेक्स है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास 2 कम्युनिटी हैं, राइट, कम्युनिटी A और कम्युनिटी B। ये है हमारे पास कम्युनिटी A और ये है कम्युनिटी B। देखिए ये फार्मूला वगैरह और ये सब रटना तो इजी हो जाता है, लेकिन इसको समझिए कि ये इंडेक्स निकला कहाँ से है और एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी A है, उसमें सपोज करो इस तरीके से 3 स्पीसीज हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जा रही है वो A स्पीसीज है, दूसरे नंबर पर जो है रैंक वो B की आती है, और सबसे कम जो पाई जा रही है वो C है। जो कम्युनिटी B है वहाँ पे भी ये तीनों ही स्पीसीज हैं, A, B, B और C, C। इस तरीके से देखिए, अब स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है इसकी वैल्यू यहाँ भी 3 है, और स्पीसीज डाइवर्सिटी की वैल्यू यहाँ भी क्या है, 3 है। एवननेस यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, और यहाँ पे एवननेस ज़्यादा है क्योंकि स्पीसीज की संख्या के बीच में जितना डिफरेंस कम होगा एवननेस उतनी ही ज़्यादा होता है। तो अब इसको, ये तो एक नॉर्मल एक ग्राफिकल, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये कोई भी 2 कम्युनिटी हमने उठाए और वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इक्वल है। अब सिम्पसन ने क्या किया, अगर मैं यहाँ से किन्हीं भी 2 मेंबर्स को पिक करूँ, राइट, तो जब 2 मेंबर्स को अगर मैं पिक करूँगा तो सपोज करो
यहाँ पे मैंने रैंडमली, आपको रैंडमली सेलेक्ट करना है। तो पहले आप यहाँ पे देखिए, जब आप रैंडमली किन्हीं भी दो मेंबर्स को सेलेक्ट करोगे तो एक ही स्पीसीज से आने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप रैंडमली दो स्पीसीज मेंबर्स को कलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि दोनों के दोनों मेंबर्स एक ही स्पीसीज से आ जाएं। क्यों? क्योंकि ए जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ए मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप रैंडमली जब दो मेंबर्स पिक करोगे तो वो दोनों के दोनों या तो ए से हों या फिर वो बी से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिम्पसन्स इंडेक्स इसी को कहते हैं कि सिम्पसन्स इंडेक्स मेजर करता है प्रोबेबिलिटी को कि अगर किसी कम्युनिटी से दो इंडिविजुअल्स को आप रैंडमली सेलेक्ट करो और वो दोनों के दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हों, और अगर ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एक ही स्पीसीज के आने की प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो सेम स्पीसीज, राइट। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी? सेम स्पीसीज के दोनों मेंबर्स के होने की प्रोबेबिलिटी। तो वो जो है वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों मेंबर्स का एक ही स्पीसीज से आने की प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? वो कम है, इसीलिए वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं पिक करूँ रैंडमली दो मेंबर्स को तो उनके एक ही स्पीसीज से आने की प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू कम्युनिटी ए कम है प्रोबेबिलिटी, जबकि वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? वही वैल्यू 3 है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है? कम है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है। तो इसीलिए ये जो सिम्पसन्स इंडेक्स है, इसको डी जो है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी के मतलब अगर हम एक फॉर्मूले के वे में इसको बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वैल्यू डी है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी के इन्वर्सली क्या है? प्रोपोर्शनल है। अब वो क्यों है? वो इसलिए है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जब प्रोबेबिलिटी कम हुई, एक ही भाई न्यूमेरिकली तो स्पीसीज डाइवर्सिटी तीनों की 3 है, तो इसकी डाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा हुई? तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने स्पीसीज इवननेस के बेस पे जो क्वेश्चन कराए थे वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि अगर दो कम्युनिटी की स्पीसीज डाइवर्सिटी इक्वल है न्यूमेरिकली तो उस कम्युनिटी की स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा मानी जाती है जहाँ इवननेस वैल्यू ज़्यादा हो। और इवननेस वैल्यू देखिए यहाँ पे कम्युनिटी बी में ज़्यादा है, इसीलिए कम्युनिटी बी की डाइवर्सिटी क्या आ गई? ज़्यादा आ गई। तो सिम्पसन्स इंडेक्स जो है वो ये है। अब सिम्पसन्स इंडेक्स जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी के को कैसे वो करता है? तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो सिम्पसन्स इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप सिम्पसन इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने लायक होती है और वो है कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, कैलकुलेशन में सिम्पसन्स जो इंडेक्स है इसके लिए एक फार्मूला दिया जाता है। तो ये था कि भाई ये सिम्पसन्स इंडेक्स फार्मूला, मतलब सिम्पसन्स इंडेक्स एग्जैक्टली क्या है? तो दो कम्युनिटी की जो म्यूचुअल रेशियो है, एक अगर आप दो रैंडमली इंडिविजुअल पिक कर रहे हो तो वो एक ही स्पीसीज से होने की उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको सिम्पसन इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि d इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा कहते हैं सम, एडिशन, जोड़, और पी आई स्क्वायर, या इसको थोड़ा और खोलें तो सम ऑफ n बाई कैपिटल N का स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो पी आई है ये होता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज। रिलेटिव अबंडेंस कैसे निकालते हैं कि उस कम्युनिटी के अंदर टोटल स्पीसीज से उस स्पीसीज के नंबर्स को डिवाइड कर दो तो रिलेटिव अबंडेंस आपको मिल जाएगी। स्मॉल n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, कि उस कम्युनिटी में किसी स्पीसीज का अगर आपको रिलेटिव अबंडेंस निकालना है तो उसके मेंबर्स, उस स्पीसीज के कितने मेंबर्स हैं डिवाइडेड बाई उस कम्युनिटी में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो आपको रिलेटिव अबंडेंस मिल जाएगा, राइट। और इसी फॉर्मूले को अगर अब चूंकि किसी भी कम्युनिटी में एक से ज़्यादा स्पीसीज तो, एक ही स्पीसीज तो होती नहीं है, एक से ज़्यादा स्पीसीज होती हैं, तो इस फॉर्मूले को
आप थोड़ा सा जब हर स्पीसीज के लिए यूज करोगे तो ये फाइनली ये फार्मूला आता है। और आपको जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, फार्मूला 1। और ये फार्मूला 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कैपिटल डी सिम्पसन्स इंडेक्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्मॉल n n-1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ कैपिटल n n-1, राइट। तो आप इस तरीके से सिम्पसन्स इंडेक्स डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अगले स्लाइड में मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो डी की वैल्यू आएगी वो आपको 0 से 1 के बीच में आएगी। और 0 अगर वैल्यू आ रही है तो देखिए मैंने बताया था कि डी की जो वैल्यू है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर 0 वैल्यू आ रही है तो इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है, राइट। अगर वैल्यू 0 है डी की तो इसका मतलब क्या है, उस कम्युनिटी में इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटी है वो। और अगर डी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वेरी लो स्पीसीज डाइवर्सिटी। और वेरी लो का मतलब है वहाँ पे एक ही स्पीसीज एज ए पाई जा रही है, इसीलिए वो वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू का क्या मतलब है। और एक दूसरा एक रेशियो आता है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स में, जो मैंने बताया था सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। ये डी का उल्टा है। डी का उल्टा है मतलब कि जैसे हम डी में क्या बोलते हैं कि किसी भी कम्युनिटी से अगर आप 2 इंडिविजुअल उठाओ और वो एक ही स्पीसीज के आने की प्रोबेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ जो डाइवर्सिटी है वो इसका जस्ट उल्टा है। उल्टा कैसे कि मतलब आप किसी भी कम्युनिटी से 2 इंडिविजुअल उठाओ और दोनों सेम स्पीसीज से ना होके अलग अलग स्पीसीज के होने की प्रोबेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है ये। तो सिम्पसन्स इंडेक्स जो है वो सेम स्पीसीज, 2 इंडिविजुअल जो आप पिक कर रहे हो वो सेम स्पीसीज से हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको तो सिम्पसन्स इंडेक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। और 2 अलग अलग स्पीसीज से होने की प्रोबेबिलिटी को सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए जो सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी है वो 1 माइनस डी से रिफ्लेक्ट होता है। 1 माइनस डी जो है अगर हम इसको देखें तो इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, आती है। 0 मतलब 1 माइनस डी का जो कंक्लूजन है वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि अगर 1 माइनस डी सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी की वैल्यू 1 माइनस डी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, और अगर 1 माइनस डी की वैल्यू कम होती है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर 1 माइनस डी की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब वेरी लो स्पीसीज डाइवर्सिटी, राइट, वेरी लो स्पीसीज डाइवर्सिटी। और अगर इस 1 माइनस डी की वैल्यू कितनी आती है 1, तो यहाँ पे इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डाइवर्सिटी। कौन सी डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ये है 1 माइनस डी का कंक्लूजन, ठीक है। तो एक रैंडम सैंपल आप 2 स्पीसीज उठा रहे हो, सेम स्पीसीज से आने की प्रोबेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है सिम्पसन्स इंडेक्स, और अलग अलग स्पीसीज से उनके होने की प्रोबेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। दोनों जो है वो जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपोजिट बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली आप जो ये वैल्यू पढ़ रहे हो सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मान लो ये एक एग्जांपल है, आपने कोई एक कम्युनिटी जो है स्टडी की, और वो कम्युनिटी स्टडी होने पे आपको एक मैथमेटिकल वैल्यू एक मिलेगा। तो मैथमेटिकल वैल्यू जो है वो आपको किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। तो देखिए सिम्पसन्स इंडेक्स जो है पहले हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उससे फिर हम 1 माइनस डी को निकाल लेंगे। तो देखिए ये कोई कम्युनिटी है, आप किसी कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हो, ये कोई फॉरेस्ट कम्युनिटी है, और इस फॉरेस्ट कम्युनिटी में आपने 5 डिफरेंट स्पीसीज मिली, राइट। तो वहाँ पे मैंगो मिला, अशोक, कैस्यू, कोकोनट और अमलतास,
ये 5 डिफरेंट स्पीसीज मिली और उनके कितने कितने प्लांट मिले। तो उस कम्युनिटी में, फॉरेस्ट कम्युनिटी में आपको मैंगो के 2 प्लांट, अशोक 8, कैशू 1, कोकोनट 1 एंड अमलतास 3। तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू हो जाती है एन वैल्यू, मतलब उस कम्युनिटी में टोटल मेंबर कितने हैं 50। आप इन सबको जोड़ लोगे तो इसकी वैल्यू 15 आएगी। तो ये तो हो गई कैपिटल एन वैल्यू। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है कि आपके फॉर्मूले में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपको डी कैलकुलेट करना है आपको सम ऑफ एन माइनस 1 बटे सम ऑफ कैपिटल एन माइनस 1 ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इसके लिए आपको एन वैल्यू से एन माइनस 1 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एन इंटू एन माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे एन वैल्यू कितनी है, एन स्मॉल एन कहते हैं, कितने मेंबर्स थे 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 तो 2 आ गया। इसमें 8 थे तो एन इंटू एन माइनस 1 वैल्यू जो है इसकी 56 आ जाएगी। कैसे कि एन की वैल्यू है 8 माइनस 1 तो 7 8 56 तो 56 आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप एन इंटू एन माइनस 1 वैल्यू हर स्पीसीज की कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद जब आपके पास n इंटू एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई तो अब यहाँ पे इनका सम कर लोगे। तो n इंटू एन माइनस 1 का सम कितना हो गया, ये जो वैल्यू आ रही है 64, ये क्या है सिग्मा एन माइनस 1 इसकी वैल्यू है, क्योंकि आपने n इंटू एन माइनस 1 तो कैलकुलेट किया है और इन सबको जोड़ा है, तो ये वैल्यू आ गई 64। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपको सिग्मा एन की, नहीं ये आपने सिग्मा एन है, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में जब आप इसको पुट करोगे तो ये क्या होगा, सिग्मा एन इंटू एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 64, क्योंकि आपको डी कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई सिग्मा एन 15 माइनस 1, राइट। तो 15 इंटू 15 माइनस 1 तो ये कितना हो गया 64 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 14। और ये फाइनली ये जो जब आप कैलकुलेट करोगे तो डी की वैल्यू जो है यहाँ पे 0.3 आ जाएगी। इसका मतलब इस कम्युनिटी का, फॉरेस्ट कम्युनिटी का सिम्पसन्स इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू कितनी मिली आपको 0.3। तो जो सिम्पसन्स इंडेक्स जो डी वैल्यू आ रहा है ये इसकी वैल्यू आ गई 0.3। अब यहाँ पर सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, अगर आप, ये तो हो गया सिम्पसन्स इंडेक्स, राइट। लेकिन अगर आपसे इससे 1 माइनस डी की वैल्यू निकलवाए, 1 माइनस डी क्या होता है सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे 1 माइनस 0.3 और इस कम्युनिटी का आ जाएगा 0.7। तो CSIR के एग्जाम्स में कभी कभी वो आपको इस तरीके से फॉरेस्ट कम्युनिटी दे देगा और उसमें या तो वो आपको सिम्पसन्स इंडेक्स पूछ लेगा कि डी की वैल्यू कितनी है, या फिर वो आपसे सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी पूछ लेगा कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कितनी है। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। वो सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस सिग्मा एन इंटू एन माइनस 1 कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेशन करने के बाद उसको जोड़ दो, टोटल सिग्मा एन इंटू एन माइनस 1 की। एक्चुअली ये जो सारी वैल्यू है ये स्मॉल एन इंटू एन माइनस 1 की है, फिर सबको जो जोड़ दोगे तो सिग्मा एन इंटू एन माइनस 1 आ जाएगा। वैसे ही ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो कैपिटल एन की है, और कैपिटल एन जो है इंटू एन माइनस 1, इस तरीके से आप ये फॉर्मूले में यूज करके आपने यहाँ से सिम्पसन्स इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट कर लिया सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सिम्पसन्स इंडेक्स और सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब सिम्पसन्स इंडेक्स जो है वो डाइवर्सिटी के उल्टा चलता है, और सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी जो है ये डाइवर्सिटी के प्रोपोर्शनल चलता है। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी और सिम्पसन्स इंडेक्स तो मैथमेटिकल वैल्यू के रूप में किस तरीके से हमें स्पेसिफिक डाइवर्सिटी का इंफॉर्मेशन देते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है इस एग्जाम्पल में देखिए। इस एग्जाम्पल में जब आप ये देखोगे कि आपने जो डी की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो डी की वैल्यू में एक छोटा सा एक प्रॉब्लम रहता है।
जैसे कुछ स्पीसीज किसी कम्युनिटी में ऐसी होती हैं जिनके मेंबर्स की संख्या कम होती है उस कम्युनिटी में। ऐसी स्पीसीज जो कम पाई जाती हैं इनको रेयर स्पीसीज कहते हैं। इसका मतलब इस कम्युनिटी में कैश्यू और कोकोनट ये दोनों रेयर स्पीसीज हैं और इनके कितने मेंबर्स पाए जा रहे हैं? एक एक। हालांकि मैंगो भी जो है वो रेयर में रख सकते हैं क्योंकि इनके कंपैरिजन में, लेकिन सबसे कम अगर हम किसी एक स्पीसीज को देखें तो कैसी और कोकोनट जो है उनकी संख्या सिर्फ एक एक है। अब जब इनका n इंटू एन माइनस वन हमने कैलकुलेट किया तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 0। और जो हमने जब बाद में इनको जोड़ा सिग्मा स्मॉल n इंटू एन माइनस वन जो वैल्यू हमने निकाली उसमें इन दोनों वैल्यू का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि 0 है। 0 का सम करने पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा फाइनल वैल्यू पे। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इसका मतलब जो रेयर स्पीसीज है फॉरेस्ट कम्युनिटी में उनका इस डी वैल्यू कैलकुलेशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स की सबसे बड़ी कमी थी क्योंकि एक मैथमेटिकल कंसेप्ट उन्होंने दे दिया और किस तरीके से वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बाद में ये देखा गया कि किसी भी फॉरेस्ट कम्युनिटी या किसी भी कम्युनिटी जिसको भी हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे जो रेयर स्पीसीज हैं उनका n इंटू एन माइनस वन जो वैल्यू होता है वो डी के कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है या बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब कि किसी फॉरेस्ट कम्युनिटी में अगर रेयर स्पीसीज ज़्यादा हैं तो डी की जो वैल्यू हमें इंफॉर्मेशन देगी वो सही नहीं होगी, थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए एक दूसरा डाइवर्सिटी इंडेक्स दिया गया इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और वो डाइवर्सिटी इंडेक्स था शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स को ही हम शैनन वीनर इंडेक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है कि शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्योंकि सबसे पहले तो सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स दिया गया था, काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था ये, लेकिन बाद में जब इसको स्टडी किया गया रेयर स्पीसीज के केस में तो ये एक टेक्निकल इश्यू यहाँ पे आता है और इसलिए दूसरे डाइवर्सिटी इंडेक्स की ज़रूरत यहाँ महसूस हुई और ये दूसरा डाइवर्सिटी इंडेक्स था शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। इस डाइवर्सिटी इंडेक्स को एक और नाम दिया जाता है और वो नाम है शैनन वीनर डाइवर्सिटी इंडेक्स। आपको ये ध्यान रखना है कि जो शैनन वीनर इंडेक्स है वो भी शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स का ही दूसरा नाम है। अब ये जो शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स है ये इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स रिफ्लेक्ट क्या करता है, राइट। जिस तरीके से हमने सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स में देखा था वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम दो कम्युनिटी देखते हैं, ये मान लो एक कम्युनिटी ए है और ये मान लो दूसरी कम्युनिटी बी है। यहाँ इस कम्युनिटी ए में जो है हमने जो भी यहाँ पे हम कम्युनिटी ए देख रहे हैं उस कम्युनिटी ए में हमने क्या देखा कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जैसे यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं ए ए ए ए ये मान लो एक स्पीसीज हो गई, बी 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 और तीसरी स्पीसीज हो गई सी। तो इसका मतलब यहाँ इस कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब दूसरी कम्युनिटी है बी, इस बी कम्युनिटी में जो है बहुत सारी स्पीसीज हैं, ए बी सी डी ई एफ, राइट, और ए। तो यहाँ पे स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आएगी क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5, टोटल मेंबर 7 हैं, लेकिन डिफरेंट स्पीसीज कितनी है? 6। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी वैल्यू कितनी आ गई है? 6। अब देखिए शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स ये कहता है कि greater diversity correspond to a greater uncertainty in picking at random an individual of a particular species। इस डेफिनेशन को देखिए, यहाँ पे ये जो डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है कम्युनिटी ए में, तो आप रैंडम पिक करोगे जब किसी दो ऑर्गेनिज्म को तो एक ही स्पीसीज से वो आए, यहाँ पे वो लेस अनसर्टेन है, मतलब सर्टेनिटी यहाँ बढ़ जाती है। मैं अनसर्टेन कह रहा हूँ मतलब अनिश्चितता कम है, मतलब आपकी एक ही स्पीसीज से आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है।
लेस अनसर्टेन एंड मोर प्रोबेबिलिटी, राइट। यहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा, तो मोर अनसर्टेन, यहाँ अनिश्चितता ज़्यादा है कि वो एक ही स्पीसीज से ना आए, मोर अनसर्टेन। तो देखिए अब इसको फिर से समझिए, दो कम्युनिटी हैं ए और बी, यहाँ पे 3 स्पीसीज पाई गई, ए बी सी, जिसमें ए सबसे ज़्यादा पाई गई, बी दूसरे नंबर पे पाई गई, सी सबसे कम पाई गई। लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी है बी, यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा है। तो जब स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो ये शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स के थ्रू इसको कैसे समझें। तो यहाँ पे ये समझिए कि जहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है, तो अगर मैं रैंडमली कोई 2 ऑर्गेनिज्म पिक करूं तो ये संभावना है कि वो एक ही स्पीसीज से ए से होने की संभावना यहाँ काफ़ी है, क्योंकि मैं इस तरीके से ए काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। देखिए तो लेस अनसर्टेन मतलब अनिश्चितता कम है, प्रोबेबिलिटी मतलब अनिश्चितता कम है, तो इसी लेस अनसर्टेन या मोर प्रोबेबिलिटी को ही शैनॉन इंडेक्स दिखाता है कि आप किसी कम्युनिटी से 2 इंडिविजुअल उठाओ और दोनों इंडिविजुअल का सेम स्पीसीज से आने की अनसर्टेनिटी जो है वो अगर कम है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और इस अनसर्टेनिटी को ही कहते हैं शैनॉन इंडेक्स। ये जो अनसर्टेनिटी है इसी को कहते हैं शैनॉन इंडेक्स। इसका मतलब कि जो शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स है, शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ता है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी उसको हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि कभी कभी CSIR में और इस तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दोगे वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे वो करना है। यहाँ पे जब भी आपको शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना हो तो आप इस फॉर्मूलेशन को यूज करना है। फॉर्मूलेशन क्या है, एच प्राइम, शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स को हम रिफ्लेक्ट करते हैं एच प्राइम से, और एच प्राइम जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर एच प्राइम की वैल्यू बढ़ेगी, शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि शैनॉन डाइवर्सिटी जो इंडेक्स है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मैथमेटिकल वैल्यू के रूप में किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि जब भी आपको CSIR और उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी मिलेगा तो वो वहाँ पे कभी कभी आपको वैल्यू दे देगा और वैल्यू के बेस पे आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका फॉर्मूलेशन ये ध्यान रखना है आपको कि एच प्राइम, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एच प्राइम इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, सिग्मा कहते हैं सम को, टोटल PI/LN/PI, ठीक है। तो यहाँ पे S क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द सैंपल, ये कहलाता है स्पीसीज रिचनेस कि उस सैंपल में कितनी स्पीसीज हैं। PI रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं सिम्पसन इंडेक्स में बता चुका हूँ, सेम वही तरीका है। स्मॉल n किसी भी स्पीसीज के कितने मेंबर्स उस कम्युनिटी में हैं, और कैपिटल N टोटल उस कम्युनिटी के अंदर कितने मेंबर्स उसमें प्रेजेंट हैं, तो उसको कैपिटल N रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये तो एक फॉर्मूला है, शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है वो किस तरीके से स्पीसीज डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इसके बारे में एक जनरल वो है। अगर हम ये देखें कि कभी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी हुई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे आप शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये मान लो कोई एक कम्युनिटी है, फॉरेस्ट कम्युनिटी। यहाँ इस फॉरेस्ट कम्युनिटी में 5 स्पीसीज पाई गई, एल्डर 6 प्लांट पाए गए, देवदार के 5, मैपल 1, बिर्च 3, फर 12। अब अगर मैं इसका सिम्पसन्स इंडेक्स निकालता तो सिम्पसन्स इंडेक्स में जो मैपल प्लांट है इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन डी में होता ही नहीं, कैपिटल डी में। क्यों? क्योंकि इसका अगर मैं n इंटू n माइनस 1 निकालता तो वो वैल्यू आती 0, और फिर इसका फाइनल डी वैल्यू कैलकुलेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। यही शैनॉन इंडेक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, टेक्निकल एक
प्रॉब्लम थी। इसी को यहाँ शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स में दूर किया गया है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, एन की वैल्यू आपको दी हुई है, स्मॉल एन की, इन सबको जोड़ दोगे तो इससे आपको कैपिटल एन निकल आया, ये रहा आपका कैपिटल एन। ठीक है, अब स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ये आपको पी आई रिलेटिव अबंडेंस निकाल देगा। तो आपने यहाँ से हर स्पीसीज की रिलेटिव अबंडेंस निकाल ली, ये आपको पी आई वैल्यू आ गई। फिर इसका लॉग वैल्यू ले लिया, एल एन पी आई, ये लॉग कैलकुलेटर जो होता है वहाँ से आप इस वैल्यू को, जैसे ही एल एन पी आई में ये आप वैल्यू डालोगे तो इसकी ये वैल्यू आपको लॉग कैलकुलेटर से मिल जाती है। ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इस फॉर्मुलेशन के लिए आपको लॉग कैलकुलेटर यूज करना ही होगा, एल एन पी आई। इसके बाद फॉर्मूले में क्या था, देखिए फॉर्मूले में ये था भाई कि जो एच प्राइम है वो है माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 एस पी आई एल एन पी आई। ठीक है, ये था। अब देखिए यहाँ पे पी आई की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, ये आ गई पी आई की वैल्यू, एल एन पी आई। अब इस लॉग एल एन पी आई की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पी आई एल एन पी आई। तो इस वैल्यू को जब मैं इनसे मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ये तो एल एन पी आई है, एल एन पी आई की वैल्यू तो ये रही और पी आई की वैल्यू कहाँ रही, ये रही। तो इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके रेस्पेक्टिव पी आई वैल्यू से ही एल एन पी आई को मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आ जाएगी। जो पी आई एल एन पी आई फाइनल वैल्यू आ रही है, इसको आपने ऐड कर लिया, टोटल सम जोड़ लिया, तो आपकी ये माइनस 1.372 वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आई है आपकी सिग्मा पी आई एल एन पी आई। अब जब सिग्मा पी आई एल एन पी आई इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में रखोगे तो एक माइनस वहाँ पहले से ही है, तो माइनस 1.372। जब आपने ये वैल्यू रखा तो ये फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 1.372। तो शैनॉन इंडेक्स एच प्राइम की जो फाइनल वैल्यू आई आपको वो आ गई इस कम्युनिटी के लिए 1.372। अब देखिए यहाँ पे इस कम्युनिटी में रेयर स्पीसीज कौन है, मैपल है। तो मैपल ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं, बिल्कुल किया है, बिल्कुल। -0.122 ये इस वैल्यू का इसमें कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब शैनन इंडेक्स जब आप कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पर रेयर स्पीसीज जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है, और यही एक ऐसा पॉइंट है जो सिम्पसन्स इंडेक्स में मिसिंग था। शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स में इसको इंक्लूड किया गया, इसीलिए ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स को मानते हैं, राइट। तो यहाँ अब एच जो प्राइम है ये डाइवर्सिटी इंडेक्स के साथ किस तरीके से वेरी हो रहा है, एच प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब मान लो आपको दो स्पीसीज कम्युनिटी दे दी, दोनों कम्युनिटी का एच प्राइम निकाल लो, तो जिस कम्युनिटी का एच प्राइम ज़्यादा होगा वहीं पे स्पीसीज डाइवर्सिटी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप इस तरीके से इन फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स और सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स दोनों ने स्पीसीज डाइवर्सिटी की ही बात की है। स्पीसीज इवननेस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए एक तीसरे वैज्ञानिक थे पाइलो, उन्होंने एक तीसरा इंडेक्स डाइवर्सिटी इंडेक्स दिया और वो था पाइलो इवननेस इंडेक्स। ये स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में उतनी बात नहीं करता, ये स्पीसीज इवननेस को रिफ्लेक्ट करता है कि कम्युनिटी की इवननेस ऑफ कम्युनिटी क्या है, इसीलिए इसके नाम में ही इवननेस लिखा हुआ है, इस पाइलो इवननेस इंडेक्स। अब ये फॉर्मूलेशन जो है इसको जे प्राइम से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है आपको, जे प्राइम इज इक्वल टू एच प्राइम डिवाइडेड बाई एच मैक्स। ठीक है, तो एच प्राइम क्या है, एच प्राइम है शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। तो ये किसी भी कम्युनिटी का शैनन जो डाइवर्सिटी इंडेक्स है वो है शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स, और किसी भी कम्युनिटी का जो मैक्सिमम शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स हो सकता है वो एच मैक्स है। तो मैक्सिमम शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स, तो मैक्सिमम शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स तो कभी भी अगर वो क्वेश्चन देगा तो वो आपको दिया हुआ होगा कि एच मैक्स इतना है। एच प्राइम हो सकता है वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़े, और एच प्राइम कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स के फॉर्मूले से, राइट। और एच प्राइम डिवाइडेड बाई एच मैक्स करके आप पाइलो इवननेस इंडेक्स जो है वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो।
और एच प्राइम की जो वैल्यू है, ये भी जो वैल्यू है ये भी जीरो, सॉरी एच प्राइम की नहीं, जे प्राइम की जो वैल्यू है ये भी यहाँ पे 0 से 1 के बीच में लाई करती हैं। तो अगर 0 से 1 के बीच में लाई करती हैं, राइट। तो किस तरीके से आपको शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स से पाइलो इवननेस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। एच मैक्स जो है वो आपको कैलकुलेट नहीं करना, वो आपको गिवन होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वो न्यूमेरिकल में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी जो है और जे प्राइम जो है वो भी स्पीसीज इवननेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीसीज इवननेस बढ़ेगा, अगर इसकी वैल्यू घटेगी तो स्पीसीज इवननेस क्या होगा, कम होगा। तो ये आपको रिलेशनशिप ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद जो है इस मैंने जब इनिशियल स्लाइड जब मैंने डिस्कस की थी तो मैंने वहाँ पे ये बताया था कि कभी कभी आपको स्पीसीज क्वांटिटेटिवली भी डिसाइड करनी पड़ेंगी कि किसी भी कम्युनिटी में कितनी स्पीसीज हैं, तो उनकी क्वांटिटी क्या है। अगर आपको किसी कम्युनिटी में अवेलेबल स्पीसीज की संख्या कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पे आपको जो ग्राफ यूज करना होता है वो है स्पीसीज एक्यूमुलेशन ग्राफ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ये 5 किलोमीटर का एक जंगल है, या मान लो ये 20 किलोमीटर का एक जंगल है, फॉरेस्ट है। अब इस जंगल में मुझे ये देखना है कि कितनी स्पीसीज अवेलेबल हैं, प्लांट स्पीसीज। अब 20 किलोमीटर में मैं बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं पूरे 20 किलोमीटर में एक एक ग्रास के पेड़ को और एक एक पेड़ को काउंट करूं, इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल। तो वहाँ पे स्पीसीज एक्यूमुलेशन ग्राफ का मैं यूज करूँगा। तो वहाँ क्या करूँगा, मैं एक सैंपल साइज ले लूँगा। जैसे 20 किलोमीटर का फॉरेस्ट है तो मैंने मान लो सैंपल साइज ले लिया 20x20, मतलब 20 मीटर्स लंबा 20 मीटर्स चौड़ा, राइट। तो 20x20 का मैंने एक सैंपल साइज ले लिया और मैंने इस सैंपल साइज में 10 सैंपल लिए अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग एरिया से, राइट, रेंडमली। 3 और 3 6 7 8 9 और ये 10 मैंने इस जंगल में अलग अलग सैंपल कलेक्ट किए। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सैंपल आपको एक ही जगह से लेने, अलग अलग जगह से लिए और उनका इस तरीके से फिर मैंने टेबल बनाया। तो उनका जब ये टेबल बना तो ये टेबल का जो डेटा है वो सपोज करो इस तरीके से आया कि भाई सैंपल 1 के अंदर मुझे 5 स्पीसीज मिली, क्योंकि 5 स्पीसीज जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी, इसलिए स्पीसीज की संख्या टोटल 5। तो यहाँ पे आपको हर सैंपल के अंदर ये देखना है कि डिफरेंट स्पीसीज कितनी मिली। बी के अंदर जो जो स्पीसीज आई उनको मैंने लिख लिया, सी जो सैंपल थर्ड था उसके अंदर जो जो स्पीसीज मिली उनको लिख लिया, सैंपल 4 5 6 7 8 9, मैंने 10 सैंपल लिए थे तो 10 सैंपल के अंदर मुझे कौन कौन सी स्पीसीज मिली उनको मैंने इस तरीके से टेबल में बना लिया। तो पहले सैंपल में मुझे डिफरेंट स्पीसीज कितनी मिली, 5। दूसरे में 3 और नई आ गई, 5 पहले से थी देखिए, और 3 और नई आ गई, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो कितना हो गया, 8। यहाँ पे एक स्पीसीज और बढ़ गई, 9। फिर पहले से इस सैंपल के बीच में एक और बढ़ गई, 9। फिर इससे और इसके बीच में 11। इसका मतलब कि स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व में क्या किया जाता है कि हर पहले सैंपल में कितनी डिफरेंट स्पीसीज आई वो लिख लिया, दूसरे सैंपल में मुझे डिफरेंट स्पीसीज पहले के कंपैरिजन में, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे ए स्पीसीज है जो कि यहाँ भी थी, तो इसको मैं अलग डिफरेंट स्पीसीज नहीं मानूंगा, ये आ चुकी है। यहाँ पे जो बी स्पीसीज है वो भी पहले सैंपल में आ चुकी है, इसको नहीं मानूंगा। फिर सी ई जो है वो पहले में आ चुकी है, इसको भी नहीं मानूंगा। इसका मतलब इस सैंपल 2 के अंदर एफ जी एच 3 स्पीसीज ऐसी थी जो नई आई हैं, जो सैंपल 1 में नहीं आई थी। तो सैंपल 1 और 2, तो सैंपल 1 में 5 स्पीसीज आई, सैंपल 2 में 3 स्पीसीज और नहीं आ गई, तो सैंपल 1 और 2 का मिला के जो है वो कितना हो गया, 8। अब देखिए आई जो है वो सैंपल 2 में नहीं आई है, ये नई स्पीसीज है। जी जो है सैंपल 2 में आ चुकी है,
ये नहीं काउंट होगी, बी आ चुकी है ये काउंट नहीं होगी, डी आ चुकी है ये काउंट नहीं होगी, ई आ चुकी है ये काउंट। इसका मतलब इसके अंदर नई स्पीसीज कितनी आई सैंपल 3 के अंदर? एक। अब 8 स्पीसीज तो सैंपल 1 और 2 के अंदर डिफरेंट हो चुकी हैं, सैंपल 3 में एक और डिफरेंट आ गई, तो टोटल कितनी हो गई? 9 स्पीसीज। जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो एक्यूमुलेट होती जा रही हैं। अब सैंपल 4 को देखो, एफ जो है वो आ चुका है, पहले वाली उसमें नहीं आएगा, ये भी आ चुका है ये काउंट नहीं होगा, जी भी आ चुका है ये काउंट नहीं होगा, राइट, बी भी आ चुका है ये भी काउंट नहीं होगा, ई भी आ चुका है। इसका मतलब कोई नई स्पीसीज यहाँ नहीं आई है, तो इसका भी वैल्यू 9 ही रहेगा। अब 5 में देखिए, जे पहले नहीं आई है ये काउंट होगी, आई पहले आ चुकी है ये काउंट नहीं होगी, जी काउंट हो चुकी है, एच काउंट हो चुकी है, के नई है ये काउंट होगी। इसका मतलब 2 स्पीसीज यहाँ नहीं आ गई, तो 9 और 2 कितना होगा? 11। इसका मतलब देखिए जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, और एक्यूमुलेशन। अब देखिए, अब इसका जब ग्राफ बनाओगे आप, तो इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है? एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं, जो ये इस तरीके से आपने डेटा लिया नंबर ऑफ सैंपल, तो एक्स एक्सिस पे क्या लिया आपने? नंबर ऑफ सैंपल। तो जैसे पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, राइट। और y ये तो हो गया एक्स एक्सिस, और y एक्सिस जो है उस पर क्या लोगे? नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब टोटल एक्यूमुलेटेड स्पीसीज कितनी। तो पहले सैंपल में कितनी थी? 5, मान लो 5, 5, 10, 15। पहले सैंपल में थी 5, दूसरे में कितनी थी? 8, मतलब दूसरे तक डिफरेंट स्पीसीज कितनी हो गई? 8। तीसरे तक डिफरेंट स्पीसीज 9, चौथे तक 9, पांचवें तक 11। तो इसे देखिए, इस तरीके से ग्राफ जो है आपको मिलेगा, और ये ग्राफ तब तक बढ़ता रहेगा जब तक नई स्पीसीज आना बंद नहीं हो जाता, और फाइनली आपको इस तरीके से एक लाइन मिलेगी स्टेटिक, क्योंकि अब नई स्पीसीज का आना क्या हो गया? बंद। तो जब नई स्पीसीज का आना बंद हो जाएगा तो वो स्टेटिक हो जाएगा, और उसको जब आप वाई एक्सिस पे डालोगे, तो जो वाई एक्सिस पे जहाँ पे वो काटेगा वो वैल्यू बताएगी आपको टोटल अवेलेबल स्पीसीज, कि उस कम्युनिटी में कितनी टोटल अवेलेबल स्पीसीज हैं। तो इस तरीके से स्पीसीज एक्यूमुलेशन ग्राफ से आप किसी कम्युनिटी के अंदर कितनी स्पीसीज अवेलेबल हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो स्पीसीज एक्यूमुलेशन ग्राफ में क्या है, जैसे जैसे सैंपल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर कौन स्पीसीज जो अलग अलग आती जा रही हैं वो एक्यूमुलेट होती चली जाती हैं, और किस तरीके से उनको कैलकुलेट करते हैं ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल से आपको यहाँ समझा दिया है। एक और ग्राफ आता है यहाँ पे, स्पीसीज रेयर फ्रैक्शन कर, वो जो है एक इसके हेल्प के लिए है, उसको बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। इस तरीके से यहाँ हमने जितने भी मैथमेटिकल काइनेटिक्स स्टडी की स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड स्पीसीज अवेयरनेस को लेके, तो उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी की स्पीसीज डाइवर्सिटी को स्टडी किया जा सकता है मैथमेटिकली, ग्राफिकली, और किस तरीके से किसी कम्युनिटी में कितना भी बड़ा एरिया हो स्पीसीज डाइवर्सिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है कि वहाँ पे कितनी स्पीसीज हैं स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व ग्राफ के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ कि स्पीसीज डाइवर्सिटी को लेके जो मैथमेटिकल सेक्शन है वो आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा, और CSIR आइस एंड डिफरेंट डिफरेंट जो फेलोशिप एग्जाम्स होते हैं, पीजी के जो एग्जाम्स होते हैं एंड अंडर ग्रेजुएट्स के जो एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है।